एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया था और हमारा लास्ट सेक्शन था सेक्शन नंबर 47। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 हमें क्या बताता है? इट इज़ टॉकिंग अबाउट अथॉरिटीज़। ठीक है, तो जो है इसका फर्स्ट सेक्शन नंबर 48 ये हमें बता रहा है अथॉरिटीज़ कौन कौन से होंगे इस एक्ट के अंदर। तो देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट नेमली। तो ये जो नीचे मेंशन किए गए हैं ये सारे अथॉरिटीज़ होंगे इस एक्ट के अंदर। तो 4 अथॉरिटी दी गई है। फर्स्ट है डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। देन द सेकंड कैटेगरी इज डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड कैटेगरी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट में एडिशनल डायरेक्टर है। डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर, इन तीनों का लेवल सेम होता है। फिर जो सेकंड पॉइंट में है वो डिप्टी डायरेक्टर है एंड थर्ड में असिस्टेंट डायरेक्टर है। एंड जो फोर्थ एंड द लास्ट वन इज सच अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स एज मे बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि इन तीनों के अलावा कोई दूसरे पर्सन को भी, दूसरे क्लास ऑफ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर। ये हमारा बोलता है सेक्शन नंबर 48। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 49 पे, जो बता रहा है अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज़ एंड अदर ऑफिसर्स। तो हम देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब जो है ना, इसमें बताया जा रहा है अपॉइंटमेंट के बारे में कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी और पावर क्या होगी अथॉरिटी की या कुछ दूसरे अदर ऑफिसर्स की। ठीक है, अथॉरिटीज़ का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनकी पावर क्या होगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगा वैसे पर्सन को जो उसको सही लगता है कि ये लोग जो होंगे ये अथॉरिटी होंगे इस पर्पस के, इस एक्ट के पर्पस के लिए। ठीक है, ये क्लॉज 1 हमें सिंपली बता रहा है। अब क्लॉज 2 हमें बता रहा है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज द डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और अ जॉइंट डायरेक्टर और अ डिप्टी डायरेक्टर और एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर दैट सबसेक्शन टू अपॉइंट अदर अथॉरिटीज बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो क्या बताया जा रहा है, सबसेक्शन में 1 में जो दिया है ना उसको अफेक्ट ना करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑथराइज कर सकती है डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर को या जॉइंट डायरेक्टर को और या तो डिप्टी डायरेक्टर को। ठीक है, तो किसको किसको, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो ऑथराइज कर सकती है इन सबको, डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को ऑथराइजेशन दे सकती है। किस लिए? ताकि वो अपॉइंट करे। सेकेंड सब क्लॉज हमें क्या बता रहा है कि विदाउट प्रेजुडिस to the provision of subsection 1 the central government may authorize the director or an additional director or a joint director or a deputy director or an assistant director appointed under that subsection to appoint other authorities below the rank of an assistant director। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है किसको, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी अपॉइंट होंगे ना सबसेक्शन में 1 में, कि वो अपॉइंट कर सकते हैं अदर अथॉरिटी को। लेकिन वो अदर अथॉरिटी किस रैंक से बिलो होंगे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक से बिलो होंगे। अब जो सब क्लॉज 1 में बताया गया था, ये जो वो उसमें बताया क्या गया था कि जो हमारे पास अथॉरिटी है वो ये 4 है और ये जो 4th नंबर है ये ओपन है कि इसमें कोई अदर ऑफिसर्स भी ऐड हो सकते हैं। और सबसेक्शन ये 48 में हमें बताया था। अब 49 का जो है ना सबसेक्शन 2 हमें बता रहा है कि कोई अदर अथॉरिटी भी असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे पोजीशन के अपॉइंट किया जा सकता है इन लोगों के द्वारा जो ऊपर मेंशन किया, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, इनको ऑथराइजेशन दिया जा सकता है कि ये अपॉइंट करे अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 बोल रहा है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज एन अथॉरिटी में एक्सरसाइज अ पावर एंड डिस्चार्ज अ ड्यूटी कन्फर्ड टू इम्पोज ऑन इट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन। तो ऐसे कंडीशन और ऐसे लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया ना, वैसे कंडीशन और लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए
जो अथॉरिटी है ना वो एक्सरसाइज करेगा पावर और डिस्चार्ज करेगा अपना ड्यूटीज़, ठीक है, जो भी इम्पोज किया गया है उस पर इस एक्ट के अंदर, ठीक है, किस पे इम्पोज किया गया है, ये सारे ऑफिसर्स पे। और अथॉरिटी क्या होंगी, अथॉरिटी वो सारे हैं जो सेक्शन नंबर 48 में मेंशन है। और कौन इम्पोज करेगा ड्यूटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करेगी ड्यूटी। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 49। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 50 पे, जो कि बता रहा है पावर ऑफ अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग समन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टू गिव एविडेंस etc। तो अथॉरिटी के पास क्या पावर होगी रिगार्डिंग समन, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन और एविडेंस देने के लिए। तो जो डायरेक्टर है ना वो सेक्शन 13 के पर्पस से उसके पास सेम पावर है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास है CPC के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्टर को यहाँ इक्विवेलेंट पावर दे दिया है सिविल कोर्ट के, जो CPC के अंदर उसके पास होती है। और वो किन सब केसेस में दिया गया, ये फॉलोइंग केसेस जो है ना, फॉलोइंग मैटर्स, उसमें दिया है। मैटर्स क्या क्या है, सबसे पहला तो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन में इसमें डायरेक्टर के पास सेम पावर है जो कि सिविल कोर्ट के पास है CPC के अंदर, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के मैटर में। फिर जो है इन्फोर्स करने के लिए अटेंडेंस किसी पर्सन का, जिसमें इंक्लूड करता है कोई ऑफिसर रिपोर्टिंग एंटिटी का, ठीक है, और उसको एग्जामिन भी करेगा ओथ पे। फिर थर्ड क्या है, कंपेल कर सकता है प्रोडक्शन रिकॉर्ड का। फिर रिसीव कर सकता है एविडेंस एफिडेविट पे, इशू कर सकता है कमीशन और एग्जामिन कर सकता है विटनेस को और डॉक्यूमेंट को, और कोई भी अदर मैटर जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में डायरेक्टर के पास जो है इक्विवेलेंट पावर होगा किसका, सिविल कोर्ट का, ठीक है। तो ये हो गया सब क्लॉज 1। अब सब क्लॉज 2 बता रहा है कि जो भी डायरेक्टर होंगे, एडिशनल डायरेक्टर होंगे, जॉइंट डायरेक्टर होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे या असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे ना, उनके पास पावर होगा सम्मन करने को किसी भी पर्सन का जिसका अटेंडेंस उनको लगता है कि ज़रूरी है, किस लिए, चाहे एविडेंस देने के लिए या कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना उसके दौरान, और या तो इस एक्ट के प्रोसीडिंग के दौरान, तो उनको सम्मन दिया जाएगा। तो इसमें सिंपली यही बोला जा रहा है सबसेक्शन 2 में कि जो भी अथॉरिटीज़ है सब सेक्शन नंबर 48 में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनको ना पावर है कि वो सम्मन दे सकते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी एनी पर्सन लिखा है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको ये लोग जो है ना सम्मन देंगे और बोलेंगे कि तुम कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो किसी पर्टिकुलर डे में, या बोल देंगे मेंशन करके, वो बोल देंगे कि तुम कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो इन पर्सन, और वो किस लिए बुलाया जाएगा, ताकि वो एविडेंस दे या कोई रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करे। कब, जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है या प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के अंदर। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, जितने भी पर्सन को सम्मन किया गया है ना सबसेक्शन 2 के अंदर, वो बाउंड होगा कि वो अटेंड करे कोर्ट इन पर्सन, ठीक है। वो अटेंड कैसे करेगा, खुद से इन पर्सन, और उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है। और जो है एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट, जो भी वैसा ऑफिसर डायरेक्ट करेगा वैसा, या तो इन पर्सन या तो ऑथराइज एजेंट के थ्रू। और वो कैसे बाउंड होगा, वो बाउंड होगा कि आपको सही सही बताना है किस पे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि एग्जामिन किया जाता है या स्टेटमेंट मेक किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, वैसे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर होता है, ठीक है। तो जितनी भी पर्सन को सम्मन किया गया है वो बाउंड होगा कि वो अटेंड करेगा खुद से या ऑथराइज एजेंट के थ्रू, और जो है वो बाउंड होगा कि आप जब भी अटेंड करो तो आपको ट्रूथ ही बोलना है, ट्रूथ के अलावा कुछ नहीं बोलना है, सही बोलना है किसी भी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिनके लिए उसको एग्जामिन किया जा रहा है या स्टेटमेंट मेड किया जा रहा है या प्रोड्यूस करने को बोला जा रहा है कोई डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है कि जितने भी प्रोसीडिंग है ना क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में, उनको माना जाएगा कि ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है। किसके मीनिंग के अंदर, 193 और 228 ऑफ IPC के अंदर इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। अब जो है सबसेक्शन 5 हमें क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 2 में इम्पाउंड एंड रिटेन इन हिज कस्टडी फॉर सच पीरियड एज ही थिंक्स फिट एनी रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर हिम इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स, तो कोई भी रूल जो इस बिहाफ में बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो कोई भी ऑफिसर जो है
जो रेफ़र किया गया है सबसेक्शन 2 के अंदर, उनको इम्पाउंड किया जा सकता है और रिटेन किया जा सकता है कस्टडी में उतने पीरियड के लिए जितना उनको सही लगता है। और कोई भी रिकॉर्ड जो प्रोड्यूस कराया जाएगा ना उनके सामने किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर, उसको भी किसी पीरियड तक रिटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपली ये सबसेक्शन बोल रहा है कि जो भी रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं इस बिहाफ में, तो कोई भी ऑफिसर जो सबसेक्शन 2 में है और वो इम्पाउंड कर सकता है या रिटेन कर सकता है कस्टडी में उतने पीरियड तक जो भी उनको सही लगता है। कोई भी रिकॉर्ड वो रिटेन करेंगे और उनके सामने प्रोड्यूस करेंगे किसी भी प्रोसीडिंग्स में इस एक्ट के अंदर। ठीक है, रिटेन किस लिए किया जाएगा? ताकि प्रोड्यूस किया जाए प्रोसीडिंग्स में। अब इसका प्रोवाइजो है वो बता रहा है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और डिप्यूटी डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर जो है ना, शैल नॉट, वो क्या नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे इम्पाउंड कोई भी रिकॉर्ड विदाउट रिकॉर्डिंग हिज रीज़न, यानी कि उनको इम्पाउंड करने से पहले रिकॉर्ड करना होगा रीज़न कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जो सेकेंड पॉइंट है वो बोल रहा है कि डिप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो रिटेन भी नहीं करेंगे अपनी कस्टडी में कोई भी रिकॉर्ड। ठीक है, कितने पीरियड तक? जो एक्सीड कर रहा है 3 महीने, विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जॉइंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये लोग ना अगर इनको क्या करना है 3 महीने से ज़्यादा रिटेन करना है रिकॉर्ड, तो इनको जॉइंट डायरेक्टर की परमिशन लगेगी। अदरवाइज़ ये नहीं रिटेन कर सकते हैं 3 मंथ से ज़्यादा। 3 मंथ के अंदर ये खुद से भी कर सकते हैं, बट 3 मंथ से ज़्यादा है तो वहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं खुद से। फिर जो है जूरिसडिक्शन ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में सेक्शन नंबर 51 में बताया जा रहा है। तो जितनी भी अथॉरिटी हैं वो एक्सरसाइज करेंगे ऑल या any of the power and perform all or any of the function conferred on or assigned as the case may be to such authorities or under this act or the rule framed thereunder in accordance with such direction as the central government may issue for exercise of power and performance of the function by all or any of the authorities। तो क्या बता रहा है? jurisdiction के बारे में बता रहा है ये सेक्शन। ये हमें बता रहा है कि जो अथॉरिटी है ना वो क्या एक्सरसाइज करेंगे? वो एक्सरसाइज करेंगे सारे या कोई भी पावर और वो परफॉर्म करेंगे सारे या कोई भी फंक्शन जो कन्फर किया गया है उनको या असाइन किया गया है, एज द केस में भी किनको किया गया है वैसे अथॉरिटीज़ को, बाय और अंडर दिस एक्ट और रूल जो भी फ्रेम किए गए हैं, और इन अकॉर्डेंस विद सच डायरेक्शन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी और एक्सरसाइज करेंगे वैसे पावर, परफॉर्म करेंगे वैसे फंक्शन, एक या एक से ज़्यादा बाय द अथॉरिटीज़। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड देखा जाए तो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो एक्सरसाइज करेंगे पावर, एक या सारे पावर, और परफॉर्म करेंगे एक या सारे फंक्शन जो भी उनको कन्फर किया गया है, असाइन किया गया है। ठीक है, एज द केस में भी उन अथॉरिटीज़ को इस एक्ट के अंदर या रूल के अंदर जो भी फ्रेम किया गया है किस अकॉर्डेंस, वैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, किस चीज़ के लिए? एक्सरसाइज करने के लिए पावर और परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन बाय ऑल और एनी ऑफ द अथॉरिटीज़, चाहे सारे हो एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी एक अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा हो। तो जो हेड अथॉरिटी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है और एक्सरसाइज करती है पावर, परफॉर्म करती है फंक्शन। ठीक है, किसके द्वारा? बाय ऑल और एनी ऑफ द अथॉरिटीज़, उन सब के लिए या इनमें से किसी एक के लिए भी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के का अपर हैंड है वो ही एक्सरसाइज करती है ऐसे पावर। और जो अथॉरिटी है जो एक्सरसाइज करेगी पावर या परफॉर्म करेगी कोई भी फंक्शन जो इसको कन्फर किया गया, साइन किया गया है, तो वैसे अथॉरिटी जो है इस एक्ट के अंदर या रूल के अंदर जो फ्रेम किए हैं वो इन अकॉर्डेंस विथ क्या होगा? वैसे डायरेक्शन और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है एक्सरसाइज करने के लिए पावर और परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन और एनी ऑफ द अथॉरिटीज़। ठीक है, अब सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? इन इशू द डायरेक्शन और ऑर्डर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिगार्ड टू एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, नेमली टेरिटोरियल एरिया, क्लासेस ऑफ पर्सन, क्लासेस ऑफ केसेस और एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो क्या बताया जा रहा है? जब भी डायरेक्शन इशू होगा ना या ऑर्डर इशू होगा वैसा जो रेफर किया है सबसेक्शन 1 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना नीचे के जो फॉलोइंग जो क्राइटेरिया दिए हैं वो सारे ध्यान में रख कर करेगी। तो क्या क्या चीज़ें हैं? टेरिटोरियल एरिया, क्लासेस ऑफ पर्सन, क्लासेस ऑफ केसेस और एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये ध्यान में रख के ही
जो है डायरेक्शन इशू करेगी या ऑर्डर मेड करेगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 52 पे, जो कि बता रहा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन ETC। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो टाइम टू टाइम इशू करेंगे ऐसे ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन अथॉरिटीज़ को जो भी उनको सही लगता है, ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके इस एक्ट का और अथॉरिटी का, और ऑल द other person employed in execution of this act shall observe and follow such order, instruction and direction of the central government। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको पावर दे रखी है कि वो जो है ना टाइम टू टाइम ऑर्डर दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं अथॉरिटीज़ को जो भी उनको सही लगता है, ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके इस एक्ट का। एंड वैसी अथॉरिटी और जो अदर पर्सन है जो एम्प्लॉय की गए हुए हैं एग्जीक्यूशन के लिए इस एक्ट में, वो ऑब्जर्व करेंगे और फॉलो भी करेंगे वैसे ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट दी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकती है ताकि ये एक्ट का जो है अच्छे से फॉलो हो सके, ऑब्जर्व हो सके, इसके प्रोविजंस और इनका एग्जीक्यूशन भी अच्छे से हो सके। ठीक है, अब इसका प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, कोई भी ऐसा ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन जो है ना वो इशू नहीं हो सकता है जो कि रिक्वायर करेगा किसी भी अथॉरिटी को डिसाइड करने के लिए कोई पर्टिकुलर केस इन पर्टिकुलर मैनर। वो जो है ना वो किसी अथॉरिटी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती है, डायरेक्शन नहीं दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको जो है ना ये मैटर किसी ये जो पर्टिकुलर मैटर है, पर्टिकुलर केस है, उसको आप इसी मैनर में जो है इसी मैनर में आप रिजॉल्व करो, इसी मैनर में जो है आप सॉल्व करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिस्क्रिशन में जब वो अपना फंक्शन एक्सरसाइज करता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि बता रहा है एम्पावरमेंट ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना may by special or general order empower an officer not below the rank of director of the central government or of a state government to act as an authority under this act। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर से, ठीक है, एम्पावर कर सकती है किसी ऑफिसर को जो कि डायरेक्टर के रैंक से बिलो का नहीं होना चाहिए। किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। और वो एक्ट कैसे करेगा, एज अ अथॉरिटी इन दिस एक्ट। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशल ऑर्डर देगी, जनरल ऑर्डर देगी और किसी ऑफिसर को एम्पावर कर देगी जो कि डायरेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, और वो एक्ट करेगा वो पर्सन एज अ अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो इसमें एम्पावरमेंट दे रहा है किसी ऑफिसर को जो अथॉरिटी की तरह एक्ट करेगा इस एक्ट के अंदर, सेक्शन 53 में। अब इसका प्रोवाइजो बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो एम्पावर कर सकती है एक ऑफिसर को जो कि जो है बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर होगा, if the officer of the rank of director or above are not available in particular area। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना एम्पावर कर सकता है किसी भी ऑफिसर को जो कि बिलो है डायरेक्टर के रैंक से, और उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर उस पर्टिकुलर प्लेस में जो है ना वो डायरेक्टर के रैंक से ऊपर के लोग प्रेजेंट ना हो। अगर उस पर्टिकुलर प्लेस में वैसे लोग प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो बिलो रैंक है, बिलो रैंक ऑफ डायरेक्टर का पर्सन, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो जनरल जो प्रोविज़न है सेक्शन 53 का, इसमें एम्पावरमेंट के बारे में बोल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है जनरल स्पेशल ऑर्डर से, लेकिन जो पर्सन है वो डायरेक्टर के रैंक से बिलो का नहीं होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन जो है कुछ केसेस में जो है ना वो कर सकती है, कुछ केसेस में जो पर्सन है वो जो अगर डायरेक्टर के रैंक से बिलो भी हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज एन अथॉरिटी, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जो है कोई अबव रैंक ऑफ डायरेक्टर अवेलेबल ही नहीं है, डायरेक्टर जो है ना वहाँ अवेलेबल ही नहीं है डायरेक्टर के रैंक से ऊपर के लोग, तो फिर बिलो रैंक के भी अपॉइंट किया जा सकता है अथॉरिटी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 54 पे, जो कि बताता है सर्टेन ऑफिसर्स टू असिस्ट इन इंक्वायरी ETC। ठीक है, तो कुछ ऑफिसर जो है ना वो इंक्वायरी में असिस्ट करेंगे। तो कौन कौन से ऑफिसर, तो फॉलोइंग ऑफिसर्स एंड अदर्स आर हियर बाय एम्पावर्ड एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट द अथॉरिटी
इन द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जो फॉलोइंग ऑफिसर्स और अदर्स जो हैं इनको एम्पावर किया जाता है कि वो असिस्ट करेंगे अथॉरिटीज़ को ताकि इन्फोर्समेंट हो सके इस एक्ट का। तो ये लोग जो है हेल्पिंग अथॉरिटी है जो कि मेन अथॉरिटी को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे इन्फोर्समेंट के पर्पज से इस एक्ट के प्रोविजंस को। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो पर्सनस है वो है ऑफिसर्स ऑफ द कस्टम और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, ये एड देने के लिए होते हैं, असिस्ट करने के लिए होते हैं अथॉरिटी जो इस एक्ट के अंदर है। ठीक है, फिर जो बी में दिया है वो ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985, ये जो ऑफिसर है ये भी असिस्ट करेंगे। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, ये भी हेल्प करने वाला है, असिस्ट करने वाला है। फिर डी में है मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रेफर्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज एफ एंड द ऑफिसर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। तो ये जो मेंबर है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का जो कि रेफर किया जाता है 2 क्लॉज एफ में, और जो ऑफिसर जो है स्टॉक एक्सचेंज का जो रिकॉग्नाइज करता है सेक्शन 4 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956, ये भी असिस्ट करेगा। फिर वैसे ऑफिसर्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कंस्टिट्यूट हो रहा है सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, ये सारी अथॉरिटी जो है असिस्ट करेगी ओरिजिनल अथॉरिटी को इस एक्ट के अंदर। फिर जो पुलिस ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, फिर जी में दिया है ऑफिसर्स ऑफ इन्फोर्समेंट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 36 क्लॉज 1 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। तो ये जो ऑफिसर्स हैं इन्फोर्समेंट के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, फेमा के अंदर 99 के, ये भी असिस्ट करेगी अथॉरिटीज़ को। फिर जो है एच में बताया जा रहा है वैसे ऑफिसर्स जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर स्टैब्लिश की है सेक्शन 3 के अंदर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑफ 1992 के अंदर। फिर एच ए में जो है वैसे ऑफिसर्स जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999 के अंदर ऑफिसर्स है, ये भी असिस्ट करेंगे। एच बी में वैसे ऑफिसर जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अंदर स्टैब्लिश किए सेक्शन 3 के अंदर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1952 के अंदर, तो ये भी हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे अथॉरिटीज़ को। फिर वैसे ऑफिसर्स और मेंबर रिकॉग्नाइज एसोसिएशंस के जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं सेक्शन 6 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1952 के अंदर। फिर एच डी में है वैसे ऑफिसर्स जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है। फिर एच ही है ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे भी ऑफिसर्स। फिर एच एफ में है वैसे रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 6 के अंदर, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 के अंदर। फिर एच जी में है वैसे रजिस्टरिंग अथॉरिटी जिसको एम्पावर किया गया है रजिस्टर करने के लिए मोटर व्हीकल के चैप्टर के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 के अंदर। ठीक है, फिर एच एच वैसे ऑफिसर्स और मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो कंस्टिट्यूट किए गए हैं सेक्शन 3 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, फिर एच आई में है हमारे ऑफिसर्स या मेंबर्स जो कि कॉस्टिंग के हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो कंस्टिट्यूट हो रहा है सेक्शन 3 के अंदर, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1959। फिर एच जे में वैसे ऑफिसर्स और मेंबर जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में मेंबर हैं और जो कंस्टिट्यूट हो रहा है सेक्शन 3 के अंदर, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट ऑफ 1980 के अंदर। फिर जो है हमारा आई क्लॉज बोल रहा है वैसे ऑफिसर्स या अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कंस्टिट्यूट हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंदर। एंड जो लास्ट वन जो है ये है वैसे अदर ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या रिपोर्टिंग एंटिटीज़ जो हैं या एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो ये पर्सन्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन लोगों के बिहाफ पे या लोकल अथॉरिटी, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे के स्पेसिफाई करेगी इस बिहाफ में, वो सारे लोग असिस्ट करेंगे अथॉरिटीज़ को। तो ये सारे लोगों का नाम आपको याद नहीं रखना है, फिर भी मैंने आपको एक बार पढ़ के बता दिया। इनकेस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है तो आप टिक लगा दो, या इनमें से कौन सा है तो आप टिक लगा दो, बट आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन पुट किया जाएगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस यही है कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो असिस्ट करेंगे इंक्वायरी में, और 54 के अंदर ये दिया है, और कुछ नाम आप याद रख सकते हो बट दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट थिंग नेम। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 9। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 8 था जो कि खत्म हो गया। अब हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे जो कि बता रहे हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंट इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ताकि किसी सर्टेन मैटर में और प्रोसीजर में जो अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन के बारे में है,
ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन जो है इसका सेक्शन नंबर 55 जो डेफिनेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहली जो इसमें दी गई है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की दी गई है। इसका मतलब होता है कोई कंट्री या प्लेस जो इंडिया के बाहर है, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में in respect of which arrangement have been made by the central government with the government of such country through a treaty or otherwise। ठीक है, तो कोई कंट्री जो है या प्लेस इंडिया के बाहर है जिसके रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है या किसी दूसरे कंट्री के जो है कंट्री के गवर्नमेंट है ना उससे अरेंजमेंट किया है, और वो कैसे किया है, ट्रीटी के थ्रू या अदरवाइज अरेंजमेंट किया है। ये है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ट्रीटी के थ्रू या अदरवाइज। फिर जो है सेकेंड पॉइंट है इसका क्लॉज नंबर बी, ये आइडेंटिफाइंग के बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन जो इंक्लूड करता है कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग क्या इंक्लूड करता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वॉज डिराइव फ्रॉम और यूज इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3। यानी कि ये आइडेंटिफाइंग जो है ना वो प्रूफ इस्टेब्लिश करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना वो डिराइव की गई है और यूज़ की गई है किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए सेक्शन 3 के अंदर, डिराइव की गई है या यूज़ की गई है ऑफेंस के कमीशन के अंदर सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, यह हो गया आइडेंटिफाई। अब ट्रेसिंग क्या होता है, सी में दिया गया है। इसका मतलब होता है डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप किस चीज़ का, प्रॉपर्टी का। तो ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि डिटरमाइन करेंगे नेचर, सोर्स, फिर डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप किस चीज़ का, प्रॉपर्टी का। तो ये हो गया हमारा ट्रेसिंग के बारे में डेफिनेशन। यहाँ इसके साथ ही हमारा डेफिनेशन क्लॉज खत्म होता है और हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है सेक्शन नंबर 56। ये हमें बताता है अग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज़। अब फॉरेन कंट्री के साथ अग्रीमेंट के बारे में ये सेक्शन हमें बता रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एंटर कर सकती है अग्रीमेंट में, किसके साथ, दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट के साथ जो इंडिया के बाहर में है। और वो अग्रीमेंट में क्यों एंटर करेगी, ताकि इन्फोर्स कर सके इस एक्ट के प्रोविजंस को। और दूसरा क्या है, एक्सचेंज करे इंफॉर्मेशन, किस चीज़ के लिए, किसी ऑफेंस के प्रिवेंशन के लिए इस एक्ट के अंदर, और किसी करस्पॉन्डिंग लॉ के अंदर जो किस कंट्री में इन्फोर्स है। और जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना केसेस रिलेटिंग टू कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के अंदर, उससे भी रिलेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अग्रीमेंट के अंदर वो जो है कि अग्रीमेंट कर सकती है किसी गवर्नमेंट ऑफ किसी अदर कंट्री के साथ, ताकि इन्फोर्स कर सके इस एक्ट के प्रोविजन को या एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन ऑफेंस के प्रिवेंशन का, ऑफेंस को रोकने के लिए इस एक्ट के अंदर, और किसी करस्पॉन्डिंग लॉ के अंदर जो कि किसी कंट्री में इन्फोर्स है, या तो केसेस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो किसी ऑफेंस से रिलेटेड है इस एक्ट के अंदर। और जो है वो नोटिफिकेशन दे सकता है ऑफिशियल गैजेट में, और ऐसे प्रोविजंस बना देंगे जो भी नेसेसरी है इम्प्लीमेंट करने के लिए अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया अग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज़ हमारा। अब क्लॉज 2 हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देगा ऑफिशियल गैजेट में और डायरेक्ट करेगा कि जो अप्लीकेशन है ना इस चैप्टर के अंदर किसके रिलेशन में, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के रिलेशनशिप में विथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हैव बीन मेड, जिसके साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मेड किया गया है वो सब्जेक्ट होगा वैसे कंडीशंस के और वैसे एक्सेप्शन से और क्वालिफिकेशन से, कंडीशन, एक्सेप्शन और क्वालिफिकेशन से सब्जेक्ट होगा जो भी स्पेसिफाइड किया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्ट कर देगी कि जो भी एप्लीकेशन है इस चैप्टर का किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से रिलेशन में जो जिसके रिगार्डिंग रेसिप्रोकल प्रॉमिस बनाया जा सकता है, वो सब्जेक्ट तो क्या होगा, कंडीशंस, एक्सेप्शन और क्वालिफिकेशन जो भी स्पेसिफाइड किया गया है वैसे नोटिफिकेशन में। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 57। अब 56 सॉरी, अब हमारा आता है 56। अब हमारा आता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस। अब हम किसी केसेस में ना लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेजते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को। तो ये क्या बोल रहा है, नॉट वेस्टिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और CRPC if in the course of investigation into an offence or other proceeding under this act an application is made to an special court by the investigating officer or any officer superior in rank to the investigating officer that any evidence is required in connection with the investigation into an offence or proceeding under this act and he is of the opinion that such
evidence may be available in any place in a contracting state, and the special court, on being satisfied that such evidence is required in connection with the investigation into an offence or proceeding under this act, may issue a letter of request to a court or authority in the contracting state competent to deal with such request to examine fact and circumstances of the case, to take such step as the special court may specify in such letter or request, and forward all the evidence so taken or collected to the special court issuing such letter or request। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि इस एक्ट में कुछ भी कंटेन किया हो गया हो इसके कॉन्ट्ररी, या सीआरपीसी में भी कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो भी जब इन्वेस्टिगेशन चलेगा ना किसी ऑफेंस का या अदर प्रोसीडिंग्स का इस एक्ट के अंदर, तो जितने भी एप्लीकेशन मेड किए गए होंगे स्पेशल कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा या किसी ऑफिसर के द्वारा जो सुपीरियर रैंक के हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स से, कि जो एविडेंस है ना वो रिक्वायर है, वो चाहिए, एविडेंस चाहिए किसके कनेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन के कनेक्शन में, इस ऑफेंस से रिलेटेड जो इस प्रोसीडिंग्स में दिया है इस एक्ट के। और अगर उसके ओपिनियन में वैसे एविडेंस जो है अवेलेबल है किसी भी प्लेस में, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में और कोई स्पेशल कोर्ट में, तो क्या होगा, स्पेशल कोर्ट जो है सेटिस्फाई अगर हो जाता है कि वैसे एविडेंस जो है रिक्वायर्ड है ऐसे इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस से रिलेटेड या प्रोसीडिंग से रिलेटेड इस एक्ट के अंदर, तो वो इशू करेगा एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसी कोर्ट को या अथॉरिटी को इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट। ठीक है, और वो क्या एग्जामिन करेगा, वो एग्जामिन करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस केस का, वो स्टेप लेगा जो स्पेशल कोर्ट जो स्पेसिफाई करेगा अपने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में, वैसे स्टेप लेगा और फॉरवर्ड कर देगा सारे एविडेंस जो भी लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं स्पेशल कोर्ट के द्वारा जो इशू कर रहा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस एक्ट में सिंपली यही बोला जा रहा है कि कुछ भी दिया हो सीआरपीसी के अंदर या कुछ भी दिया हो इस एक्ट में, ठीक है, तो भी अगर जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या उससे सुपीरियर रैंक के कोई अदर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उनको कोई एविडेंस की ज़रूरत है और वो जो एविडेंस है ना वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, कहीं अवेलेबल है, तो वो जो है ना स्पेशल कोर्ट जब है वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि ऐसे एविडेंस जो हैं वो रिक्वायर हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए उस ऑफेंस से रिलेटेड इस एक्ट के प्रोसीडिंग के अंदर, तो वो इशू करेगा एक लेटर, एक रिक्वेस्ट उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को जो कि कॉम्पिटेंट है डील करने के लिए वैसे रिक्वेस्ट से। और वो जो सामने वाली कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वो क्या करेगा, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को एग्जामिन करेगा। ठीक है, फिर वो स्टेप लेगा जो स्पेशल कोर्ट को में स्पेसिफाई किया गया अपने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में, जो भी उसने स्पेसिफाई किया वैसे स्टेप लेगा इंक्वायरी एग्जामिन करने के बाद फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, फिर फॉरवर्ड करेगा सारे एविडेंस जो भी उनको मिलेंगे, जो कलेक्ट करेगा वो स्पेशल कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा जो भी जिसने भी इशू किया है रिक्वेस्ट। तो ये 3 चीज़ें करेगा, एग्जामिन करेगा फैक्ट, स्टेप लेगा और फॉरवर्ड करेगा सारे एविडेंस। सब क्लॉज 2 में इसमें बता रहा है जितने भी लेटर रिक्वेस्ट है ना वो ट्रांसमिट होगा वैसे मैनर में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई करेगी इस बिहाफ में। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा उसी मैनर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। फिर 3rd क्लॉज में बता रहा है जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे या जितने भी डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव होंगे सबसेक्शन 1 के अंदर, उसको माना जाएगा कि वो एविडेंस है जो कि कलेक्ट हुआ है किस टाइम में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर रिकॉर्ड हुआ है कोई भी स्टेटमेंट या कोई डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है तो उसको माना जाएगा एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट हुआ वैसा एविडेंस। फिर जो है हमारा सेक्शन नंबर 58, ये हमें बता रहा है असिस्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केस। अब हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को असिस्टेंट भी देंगे, हेल्प भी करेंगे कुछ केसेस में। तो जब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी कोर्ट से या अथॉरिटी से किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, ठीक है, जहाँ रिक्वेस्ट मेड की गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी ऑफेंस में इस एक्ट के प्रोविज़न के अंदर, और वो फॉरवर्ड किया गया है वैसे कोर्ट को या अथॉरिटी को कोई एविडेंस जो कनेक्टेड है उससे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगी वैसा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वैसे स्पेशल कोर्ट को और किसी अथॉरिटी को इस एक्ट के अंदर जो उसको सही लगता है, ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके ऐसा रिक्वेस्ट उस एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से या किसी अदर लॉ के हिसाब से जो भी इन्फोर्स है। ठीक है, तो अब इस केस में ना उल्टा है 57 से, इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट असिस्टेंट मांग रही कुछ केसेस में। तो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव किया है, ठीक है, किसी कोर्ट या अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के, और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिक्वेस्ट कर रहा है किसी एविडेंस के लिए
जो कि उस ऑफेंस से कनेक्टेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वैसे स्पेशल कोर्ट को, जिसके पास भी वैसे एविडेंस है, और फिर वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा और जो है फॉरवर्ड कर देगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट स्पेशल कोर्ट को। और क्या है, कोई भी अथॉरिटी को इस एक्ट के अंदर जो भी उसको सही लगता है, किस लिए करेगा, ताकि एग्जीक्यूट कर सके वैसा रिक्वेस्ट उस अकॉर्डिंग से जो भी इस एक्ट के प्रोविज़न में दे रखा है और या किसी अदर लॉ के प्रोविज़न में दे रखा है। तो ये 57 और 58 है, एक दूसरे के अपोजिट है। 57 में इंडिया की कंट्री की, हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है या स्पेशल कोर्ट है वो हेल्प मांग रही है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, और 58 में जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो है हमसे हेल्प मांग रहा है, हमारी कंट्री से हेल्प मांग रहा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मांगेगा। तो आज की क्लास में हम सेक्शन नंबर 58 तक ही देखेंगे। हम अपने नेक्स्ट सेशन में सेक्शन नंबर 58 से स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं रीजंस मैंने बता दिए, तो उसको आप प्लीज़ रिवाइज करते रहो, क्योंकि एक बार में आप रिटेन नहीं कर सकते हो सारी चीज़ें, आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही होगा अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो। तो अब तक मैंने जितनी भी प्रोविजंस आपको पढ़ा दी हैं, तो कीप रिवाइजिंग दैट कंटेंट। ऑल्सो मैंने IT एक्ट की भी एक सीरीज़ ऑलरेडी डाल दी है, तो उसको भी आप बिल्कुल ना छोड़े, उसको भी मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको सुनना है मेरे लेक्चर, मैंने हर एक चीज़ इसमें कवर कर दी है, तो आप इसमें अगर सुनोगे तो आप MCQ सॉल्व करने के लायक ऑटोमेटिकली हो जाओगे। तो मैं जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कीप रिवाइजिंग द कंटेंट एंड ऑल्सो शेयर द लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स एज इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ आप अपने सारे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इक्वल बेनिफिट मिल सके। तो दिस इज़ ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।